हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम पढ़ेंगे 8वीं कक्षा गणित का प्रश्नावली 11.1 है ना। इससे पहले हम 9 पाठ पढ़ चुके हैं, तो आज हम पढ़ेंगे 11.1 में क्षेत्रमिति। ठीक है, देखना इसमें हमको अधिकतर क्षेत्रफल या परिमाप जो रहता है वो निकालना है। यहाँ देखेंगे हम प्रश्न क्रमांक 1 दिया हुआ है 11.1 का। जैसा कि संलग्न आकृति में दर्शाया गया है, एक आयताकार और एक वर्गाकार खेत के माप दिए हुए हैं ना। ये तो दिया हुआ है इधर आयताकार और ये दिया हुआ है वर्गाकार, और दोनों खेत के परिमाप दिए हुए हैं, माप दिए हुए हैं ना। परिमाप तो हमको निकालना पड़ेगा। यदि इनके परिमाप समान है तो किस खेत का क्षेत्रफल अधिक होगा। अब देखना, सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि परिमाप क्या होता है और क्षेत्रफल क्या होता है। ठीक है, मान लो ये आकृति बनाई मैंने, या ये खेत बनाया, वर्गाकार हो, आयताकार हो या त्रिभुजाकार, कैसा भी हो। मान लो अगर ये खेत है तो इसकी जो बाउंड्री होती है, जो सीमा होती है, इसको हम कहते हैं परिमाप। ठीक है, और अब इसके अंदर की जो जगह होती है ये सारी आती है क्षेत्रफल के अंदर, है ना। हमको कंफ्यूज नहीं होना है। तो ये जो अंदर का जो रहता है पूरा, इसको हम कहते हैं क्षेत्रफल, यानी ये कितनी जगह घेरता है, कितनी जगह जो घेरता है वो होता है उसका क्षेत्रफल। और केवल अगर बाउंड्री की माप लगाएं हम, जैसे मान लो अगर ये 4 सेंटीमीटर की माप है, 4 मीटर की है, तो 4 4 4 और 4 यानी 16 मीटर, ये क्या हो जाएगा, इसका परिमाप हो जाएगा। यानी केवल बाउंड्री की माप है ना, ये जो सीमा जो हम तार लगाते हैं या कुछ भी बाउंड्री बनाते हैं वो होता है परिमाप। और क्षेत्रफल होता है इसके अंदर का जो भाग रहता है, ये पूरा काउंट हो जाता है इसके अंदर के। तो जैसे मान लो अगर 4 मीटर है और ये वर्ग है, तो इसका परिमाप आया 16 मीटर। क्या किया हमने, 4 में 4 का गुणा किया है ना। और अब अगर इसका हम निकाले क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल होता है भुजा गुणित भुजा, यानी भुजा गुणित भुजा भी अभी यहाँ पे कितना आ रहा है, 4 चौक 16 ही आ रहा है ना। अब सेम ऐसा ही परिमाप में होता है। ठीक है, परिमाप में क्या होगा, यहाँ पे आया तो इसमें भी क्या होगा, इनका परिमाप निकालना है हमको और क्षेत्रफल निकालना है। यहाँ बोला इसने कि परिमाप जो है, दोनों के परिमाप, ये वाली आकृति और ये वाली आकृति ना, ये दिया हुआ है वर्ग और ये दिया आयत है ना। ये वर्गाकार खेत है और ये आयताकार खेत है। और इन दोनों का जो परिमाप है वो समान है। हमको क्षेत्रफल बताना है, क्षेत्रफल किसका अधिक है। ठीक है, तो अब हम इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। यहाँ से देखना, सबसे पहले हम लिखेंगे वर्गाकार खेत की भुजा, है ना, वर्गाकार खेत की भुजा। अब देखना यहाँ पे वर्गाकार खेत की भुजा कितनी दे रखी, 60 मीटर। ये लिखेंगे हम 60 मीटर, जैसा कि प्रश्न में दे रखा है। यदि इनके परिमाप, है ना, यहाँ ध्यान लगाना हमको, परिमाप जो है वो क्या है, समान है। अब परिमाप मान लो अगर इसका 50 मीटर होगा तो इसका भी 50, वैसे 50 तो नहीं होगा, एक भुजा 60 की, इसलिए मान लो अगर इसका 200 है तो इसका भी कितना होगा, 200। यानी परिमाप, इनकी बाउंड्री जो है वो बराबर है। ये दे रखा है प्रश्न में, यदि इनके परिमाप समान है और क्षेत्रफल इनका अलग अलग रहेगा, और हमको बताना है किसका ज़्यादा है। अब देखना, परिमाप हम कैसे निकाल सकते हैं। हमको परिमाप ना तो प्रश्न के अंदर दिया हुआ है और ना यहाँ पे प्रश्न में दिया हो, तो इनमें से हमको परिमाप निकालना है। तो हम आयताकार जो खेत है इससे परिमाप नहीं निकाल सकते। क्यों, क्योंकि इसने देखना एक भुजा की दे रखी है 80 मीटर, लेकिन इस वाली भुजा की दे रखी। तो मान लो 80 इसका जोड़ लें, 80 इसका ले लें हम यहाँ से, तो बाकी इन दोनों भुजाओं का कहाँ से लाएंगे, इसलिए वर्ग से लिया हमने। वर्ग की अगर एक भुजा 60 मीटर है तो हमको पता है कि वर्गाकार है नहीं, इसकी चारों भुजाएं बराबर है। तो इसका परिमाप निकालने के लिए इसमें 4 का गुणा कर देंगे, तो इसका जो है परिमाप आ जाएगा। और हमको पता है कि जो इसका परिमाप है वही आयताकार खेत का परिमाप है। तो यहाँ लिखेंगे तब वर्गाकार खेत का परिमाप, वर्गाकार खेत का परिमाप। तो देखना वर्ग का परिमाप क्या होता है, 4 गुणा भुजा होता है। तो 4 गुणा भुजा, यानी भुजा कितनी है हमारे पास में 60। तो 4 में हम जैसे 60 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 चौक 24 यानी 240 मीटर। ये क्या आया, परिमाप आ गया। अब देखना यहाँ पे परिमाप दोनों का समान है, यहाँ पे दिया हुआ परिमाप समान है। तो ये 240 मीटर जो आया है, ये वर्गाकार खेत का भी परिमाप है और आयताकार खेत का भी परिमाप यही है। तो अगर इसका परिमाप ये है तो हम इससे इसकी जो है ये लंबाई निकाल लेंगे। लंबाई की ज़रूरत क्यों पड़ रही है हमको, लंबाई दे रखी है और चौड़ाई निकालनी। चौड़ाई की ज़रूरत क्यों पड़ेगी, इसलिए पड़ेगी क्योंकि हमको इसका क्षेत्रफल निकालना है ना, और हम लंबाई है और चौड़ाई नहीं है, तो दोनों चाहिए हमको। लंबाई और चौड़ाई होगी हमारे पास में, तभी हम इसका क्षेत्रफल निकाल पाएंगे। और अब हमारे पास में परिमाप आ गया
और लंबाई दे रखी है, तो परिमाप और लंबाई को मिला के हम इसकी चौड़ाई निकाल लेंगे। और इसकी तो वैसे एक भुजा दे रखी है, इससे हम डायरेक्ट वर्ग का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। क्या करेंगे, वर्ग का क्षेत्रफल भी निकाल लेते साथ में, उसके बाद में ही आयत को शुरू करें, है ना। तो वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, वर्गाकार खेत का जो क्षेत्रफल होगा, देखना वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र याद होना चाहिए इसके लिए, और ये होता है भुजा का स्क्वायर होता है, ठीक है। वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल जो होता है वो होता है, इसको भुजा गुणित भुजा लिखो या फिर भुजा का वर्ग लिखो, एक ही बात है, ठीक है। भुजा कितनी, इसकी 60 मीटर, यानी 60 मीटर में हमको 60 मीटर का क्या कर देना है, गुणा कर देना है। तो ये कितना हो जाएगा, 60 का गुणा जब 60 में होगा तो हो जाएंगे 3600, 6 3600, दोनों जीरो लगा देंगे और एम का हो जाएगा स्क्वायर। तो देखो वर्ग का क्षेत्रफल तो कितना आ गया यहाँ से 3600 वर्ग मीटर, इसको वर्ग मीटर कहते हैं ना। अब बचा हमारे पास में आयताकार, अब इसको आयत को शुरू करते हैं, ठीक है। तो आयताकार खेत की लंबाई दे रखी है यहाँ पे, मान लो आयताकार खेत की लंबाई, और लंबाई दे रखी है हमको यहाँ पे 80 मीटर, ये दे रखी है इसकी लंबाई 80 मीटर, और परिमाप कितना आया, ये 240। ये वर्गाकार खेत का जो परिमाप है ये दोनों का परिमाप है ना, समान है दोनों का परिमाप, इसलिए तो हम लिखेंगे यहाँ पे आयताकार खेत का परिमाप है ना, परिमाप का सूत्र भी लगा देंगे इसमें। आयताकार खेत का परिमाप जो होता है वो होता है 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई, ठीक है, 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। अब देखना यहाँ से परिमाप क्या है हमारे पास में, ये रह गया 240, तो इसको लिखेंगे हम 240 मीटर है, तो 240 मीटर लिख दे भले इसको, ठीक है, बराबर 2, लंबाई कितनी दे रखी है हमारे पास में, लंबाई रह गई आयत की 80 मीटर, तो हम यहाँ से लिखते हैं 80 मीटर, और प्लस चौड़ाई कितनी है, चौड़ाई हमको निकालना है, ठीक है। तो चौड़ाई को हम यहाँ पे बी लिख लेते हैं अभी। अब देखना इधर तो 240 मीटर है ही सही हमारे पास में। अब यहाँ से 2 का गुणा ब्रैकेट के अंदर करना है हमको, एक बार तो 2 का गुणा होगा 80 मीटर में, और एक बार जो 2 का गुणा होगा बी में, ठीक है। तो देखना अब 240 मीटर, इधर तो 240 रहेंगे, 240 मीटर ये परिमाप चल रहा है ना। अब 80 का जब 2 में गुणा करेंगे कितने आएंगे, 160 मीटर, और 2 का गुणा जब बी में करें तो ये हो जाएगा 2b, ठीक है। अब हमको b का मान निकालना है, तो क्या करेंगे 160 मीटर को इधर भेज देंगे, तो हम लिखेंगे इसको 240 मीटर माइनस 160 इधर आएंगे, ये हो जाएंगे माइनस के, इधर प्लस के थे इधर आएंगे, पक्षांतरण हो जाएगा इसका बायां पक्ष में, 160 मीटर बराबर 2b। अब देखना 240 में से 160 गए, कितने बचेंगे 80, और यहाँ पे थे हमारे पास में 2b। अब हमको मान निकालना है b का, क्या करेंगे 2 को 80 के बटे में भेजे, तो देखना यहाँ से b बराबर हम b को इधर लिखते हैं और 80 को उधर लिख देते हैं, ठीक है। तो हो जाएगा 80 मीटर बटे 2, और जब इसको कैंसिल करेंगे तो ये जाएगा 40 बार, है ना। तो b बराबर कितना आया हमारे पास में, b बराबर आया 40, यानी आयत की जो चौड़ाई आई वो कितनी आई 40 मीटर, ठीक है। आयत की चौड़ाई आ गई हमारे पास में 40। अब देखना अगर आयत की लंबाई भी और चौड़ाई भी है तो हम क्या इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं, इसमें केवल गुणा करना है, लंबाई गुणा चौड़ाई होता है, ठीक है। हम यहाँ लिख लेते हैं जैसे आयत का क्षेत्रफल या फिर आयताकार खेत का क्षेत्रफल। तो आयताकार खेत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, ठीक है। लंबाई पहले से दे रखी थी हमको, ये दे रखी है यहाँ पे 80 मीटर, और चौड़ाई अभी हमने निकाली जस्ट 40 मीटर, दोनों का गुणा करना है और कुछ नहीं करना है। और 80 मीटर का जब 80 का 40 में गुणा करेंगे हो जाएंगे 32, 8 चौक 32, और 2 जीरो लग जाएंगे 3200, और मीटर का स्क्वायर हो जाएगा वर्ग मीटर। अब देखना प्रश्न में पूछा गया था किस खेत का क्षेत्रफल जो है वो अधिक है ना, अधिक किसका है। तो यहाँ देखेंगे हम कि जो वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल आया था हमारे पास में, ये रह गया यहाँ पे 3600 वर्ग मीटर, और आयताकार का जो आया वो आया 3200 वर्ग मीटर, ठीक है। ये रह गया इसका वर्ग का, है ना।
वर्गाकार क्षेत्रफल, वर्गाकार खेत का जो क्षेत्रफल आया वो आया 3600 मीटर, 3600 वर्ग मीटर। और इसका कितना आया, ठीक है इसको ऊपर नीचे अंडरलाइन कर देते, ये रह गया 3600 वर्ग मीटर। और इसका आया 3200 वर्ग मीटर। यानी यहाँ पे हमको क्लियरली पता चल रहा है कि 3600 वर्ग मीटर ज़्यादा है, हम लिख देंगे अतः इसका वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल जो होगा वो अधिक होगा, है ना। ठीक है, ठीक है, ठीक है, समझ में आया होगा आपको, स्क्रीनशॉट ले लेना इसका। ओके, देखना अब हम प्रश्न क्रमांक 2 हल करेंगे। ठीक है दूसरा प्रश्न दिया हुआ है, श्रीमती कौशिक के पास चित्र में दर्शाए गए मापों वाला एक वर्गाकार प्लाट के बीच में, देखना वर्गाकार प्लाट, तो ये दे रखा है बड़ा वाला जो दे रखा है, ये वर्गाकार प्लाट दे रखा है ना, ये जिसकी लंबाई और चौड़ाई 25 मीटर है। ठीक है, वर्गाकार प्लाट के बीच में घर, और ये रह गया घर। ठीक है, ये वाला घर है अंदर वाला जो आयताकार बना हुआ है ना, घर बनाना चाहती है। और घर के चारों ओर एक बगीचा, और बगीचा भी दिख रहा होगा आपको, ये बगीचा है ना, ये घर और ये प्लाट, प्लाट जो है बड़ा वाला वर्गाकार और ये छोटा वाला जो है वो घर, और घर और प्लाट के बीच में जो ये जगह बची हुई है ना, ये सारा क्या है, बगीचा। और एक बगीचा विकसित किया गया है ना, तो 55 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से इस बगीचे को विकसित करने का व्यय ज्ञात करना है ना। 1 मीटर के जो है वो 55 रुपये प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से इसमें लगते हैं, इसको लगाने के लिए, है ना। यहाँ पे विकसित करने के लिए दे रखा है, मतलब वो लगाने के लिए। तो देखना करेंगे क्या, हमको निकालना है, ये पहले बगीचे का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा, यानी ये टोटल बगीचे की जगह, ये टोटल ये कितनी हो रही, और जब इसका क्षेत्रफल आ जाएगा उसमें हम ये 55 रुपये का 55 रुपये प्रति वर्ग मीटर से उसकी कीमत लगेगी, तो हम उसमें 55 का गुणा कर देंगे। तो करेंगे क्या, पहले इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, देखना है जो बड़ा वर्ग है ये वाला 25 मीटर वाला, पहले इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, बाद में इस घर का क्षेत्रफल निकालेंगे। और जब इस बड़े में से ये छोटा घर हम माइनस कर देंगे, प्लाट में से जब हम घर को माइनस कर देंगे हमारे पास में बगीचा आ जाएगा। ठीक है, और बाद में बगीचे में जो है वो 55 का गुणा हो जाएगा। यह लिखेंगे हम सबसे पहले प्रश्न क्रमांक 2 का जो हल करेंगे, तो यहाँ लिखते हैं मैं वर्गाकार प्लाट का, या वर्गाकार प्लाट की भुजा। ठीक है, वर्गाकार प्लाट की भुजा कितनी दे रखी है, ये दे रखी 25 मीटर है ना, ये वर्गाकार प्लाट। तो हमको क्या निकालना है, पहले वर्गाकार प्लाट का हम निकालेंगे क्षेत्रफल, उसके बाद में जो घर है इसका निकालेंगे क्षेत्रफल, और इस प्लाट में से बड़ा प्लाट है और छोटा वाला घर है इसको माइनस कर देंगे। और वर्गाकार प्लाट का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तब वर्गाकार प्लाट का क्षेत्रफल, तो यहाँ देखना हम, जैसा कि हमको पता है वर्ग का क्षेत्रफल हमको याद होना चाहिए, और वो होता है भुजा का स्क्वायर, या हम उसको भुजा गुणित भुजा भी लिख सकते हैं। स्क्वायर करेंगे तो वही हमको डबल उसका गुणा ही करना है। तो देखना यहाँ पे 25 का 25 में गुणा हो जाएगा, 25 मीटर गुणा 25 मीटर, और जब 25 का हम स्क्वायर करते हैं, वर्ग करते हैं, तो ये आता है 625, है ना। ये वर्ग निकालने की शॉर्ट ट्रिक भी हमने एक शॉर्ट वीडियो में दे रखी है, तो वो आप इस लिंक में से देख लेना उसको भी। ठीक है, शॉर्ट ट्रिक करके देखना, आ जाएगा वो 625, और मीटर का मीटर में करेंगे तो ये हो जाएगा वर्ग मीटर, ये नहीं हो जाएगा इसका जो क्षेत्रफल। ये किसका है, अभी इस बड़े वाले प्लाट का है। ठीक है, अभी हमको कई का निकालना है, घर का निकालना है। तो प्लाट का क्षेत्रफल तो आ गया हमारे पास में 625 वर्ग मीटर। अब हम निकालेंगे घर का। तो देखना घर की लंबाई और चौड़ाई, देखना घर जो है वो आयताकार है, क्यों है, क्योंकि देखना इसकी लंबाई कितनी दे रखी, लंबाई ये दे रखी 20 मीटर, और चौड़ाई दे रखी 15 मीटर, है ना। चौड़ाई इसकी 15 है और लंबाई जो है वो 20 है, और हमको पता है कि जिसकी लंबाई चौड़ाई अलग होती है वो क्या होता है, आयत होता है। तो उसका क्षेत्रफल निकालने के लिए लंबाई गुणा चौड़ाई हम कर लेंगे। घर की लंबाई कितनी दे रखी है यहाँ पे, 20 मीटर, ठीक है, और चौड़ाई जो दे रखी है वो दे रखी 15 मीटर, है ना। अब अगर इसका क्षेत्रफल निकालें, तो चूंकि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, ये आयत है ना, तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई होता है ना। आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई। तो देखना क्या करेंगे, लंबाई गुणा चौड़ाई कर लेंगे हम भी यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 20 मीटर गुणा 15 मीटर,
और जब 20 में 15 गुणा करेंगे तो 15 दूनी होते हैं 30, यानी आ जाएगा 300 वर्ग मीटर। ठीक है, अब यहाँ देखेंगे हम कि जो पूरा प्लाट था है ना, ये पूरे प्लाट का क्षेत्रफल, जैसे मान लो हमारे पास में 625 वर्ग मीटर का एक प्लाट था और उसमें से हमने 300 वर्ग मीटर का घर बना लिया। अब बचा क्या, बचा जो ये बीच की इन दोनों के बीच में जो जगह बच रही है, इसमें हमको सारा क्या लगाना है, यहाँ पे बगीचा बनाना है। तो इस बगीचे का ही वही निकालना, तो सबसे पहले बगीचा निकाल लेंगे हम। तो यहाँ लिखेंगे हम बगीचे का क्षेत्रफल, बगीचे का क्षेत्रफल। तो हमको बगीचे का क्षेत्रफल निकालने के लिए कोई फॉर्मूला या कोई कुछ लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे क्या करना है, सिर्फ टोटल में से हमको घर माइनस करना है। कुल कितना था, 625 है ना, 625 वर्ग मीटर, और इसमें से हमको कम करना है 300 वर्ग मीटर। ठीक है, 300 वर्ग मीटर। तो ये कितना है, 625 में जब हम 300 माइनस करेंगे ये बचेगा 325 वर्ग मीटर। अब देना, जब 325 वर्ग मीटर आ गया बगीचे का क्षेत्रफल, तो बगीचे का क्षेत्रफल ही चाहिए था हमको। अब हम क्या करेंगे, इसमें इसका खर्चा कितना आ रहा है, 1 मीटर का खर्चा आ रहा है इसमें 55 रुपये प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से। ये 55 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से इस बगीचे को विकसित करने का व्यय कितना खर्चा आएगा इसमें टोटल, हमको वो निकालना है। यहाँ लिखेंगे 55 रुपये प्रति वर्ग मीटर, 55 रुपये प्रति वर्ग मीटर से बगीचे का व्यय, है ना, यानी 1 मीटर में, 1 वर्ग मीटर में कितने रुपए लगेंगे उसको बनाने में या बगीचे को लगाने में, 55 रुपये लगते हैं। ठीक है, क्या करेंगे, 55 में हम 325 का गुणा कर देंगे। ठीक है, 55 गुणा 325। ठीक है, और अब 55 में जब 325 का हम गुणा करते हैं तो ये आएंगे 17,875। ठीक है, तो ये आ जाएंगे हमारे पास में टोटल रुपए, है ना। ये 55 का जब हम 325 के अंदर गुणा करेंगे तो आ जाएंगे 17,875। ये आ गए हमारे पास में टोटल बगीचे लगाने का व्यय, टोटल खर्चा। ठीक है, इस प्रकार हमारा प्रश्न क्रमांक 2 जो है वो पूरा हल हो चुका है। समझ में आया होगा आपको, समझ में आया तो लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें ना, वो भी अपनी पढ़ाई कर सके। देखना क्या किया हमने, यहाँ दे रखा था प्रश्न में कि क्या थी ये, श्रीमती जो भी थे, श्रीमती कौशिक के पास में एक प्लाट है ना, बड़ा सा प्लाट था इनके पास में 25 मीटर जिसकी लंबाई और चौड़ाई थी, और इसके अंदर इनको एक घर बनाना था, और घर और प्लाट के बीच में जो जगह उसके अंदर बगीचा लगाना था। तो घर का क्षेत्रफल हमने निकाल लिया। ये तो घर जो था वो आयताकार था और प्लाट जो था ये वर्गाकार था, तो वर्ग का क्षेत्रफल भी निकाल लिया। उसके बाद में हमने जो अंदर छोटा सा घर बना उसका निकाल लिया। बीच में जो बचा वो बगीचा बचा, तो हमने इसमें से प्लाट में से घर का क्षेत्रफल घटा दिया, तो क्या आ गया, बगीचे का क्षेत्रफल। और उसमें दे रखा था प्रश्न में 55 रुपये प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से खर्चा आ रहा है, उसका गुणा कर दिया और हमारे आंसर आ गए। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लेना आप इसका। ओके, ठीक है, अब हम प्रश्न क्रमांक 3 हल करते हैं। तो तीसरा प्रश्न दिया हुआ है हमको, जैसा कि आरेख में दर्शाया गया है, एक बगीचे का आधार मध्य में आयताकार, देखना ये बगीचा है हमारे पास में। ठीक है, ये वाला जो है पूरा बगीचा दिया हुआ है, बगीचे का आधार मध्य में आयताकार है, ये दिख रहा है हमको ना, ये जो भाग है बगीचे का ये क्या है, आयताकार भाग है, और किनारों पर अर्धवृत्त के रूप में है। इस बगीचे का परिमाप और क्षेत्रफल, देखना इसमें दो चीज़ निकालनी हमको, एक तो निकालना है इसका परिमाप और एक निकालना है इसका क्षेत्रफल, दोनों निकालने हैं ना, दोनों ज्ञात करने। और इसने संकेत क्या कर रखा है हमको कि आयत की लंबाई जो है, यानी ये वाला जो आयत है, आयत कहाँ तक दिख रहा है इसको, ये दिख रहा है इसमें हमको आयत। ठीक है, जहाँ जहाँ पे मैंने बना दिया आयत, अभी ये इतना आयत है, तो इसकी लंबाई यानी ये वाली लंबाई, ये अगर यहाँ पे देखें हम 20 मीटर जो लंबाई दे रखी है, ये पूरे बगीचे की लंबाई दे रखी है ना, पूरे बगीचे की, यानी ये पूरे की आ गई। इसमें से अगर हम आयत की लंबाई देखें तो प्रश्न में हमको संकेत कर रखा है कि आयत की लंबाई 20 में से कितना कम करना है हमको, 3.5 और 3.5, 3.5 और 3.5, यानी ये वाली 3.5 इधर से कम हो रही है और 3.5 इधर से कम हो रही है, यानी टोटल इसको हम कम कर देंगे तो आ जाएंगे यहाँ पे आयत की लंबाई। तो हम लिखते हैं यहाँ पे सबसे पहले दिया है आयत की लंबाई, लिखते हैं सबसे पहले। ठीक है, आयत की लंबाई। तो देखना जैसा कि प्रश्न में हमको दिया हुआ है आयत की लंबाई ये रह गई यहाँ पे,
20 में से हमको ये क्या कर देना है, कम करना है। यहाँ लिखेंगे हम 20 माइनस 3.5 प्लस 3.5 है ना। 3.5 और 3.5 को जोड़ें कितने हो जाएंगे, ये 7 हो जाएंगे ना। तो 20 में से 7 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा हमारे पास में, 20 में 7 माइनस करेंगे नहीं 13 बचेगा, ठीक है। तो ये 13 मीटर क्या हो जाएगी हमारे पास में आयत की लंबाई, ये वाली इतना इतना जो भाग है ये कितना आया 13 मीटर। ओके, अब चौड़ाई की बात आती है। तो देखना चौड़ाई यहाँ पे पहले से दे रही, ये वाली इसकी क्या है चौड़ाई, तो चौड़ाई कितनी दे रही यहाँ पे 7 मीटर। तो हम लिख लेते हैं आयत की चौड़ाई, आयत की चौड़ाई। अगर यहाँ देखिए हम आयत की चौड़ाई कितनी दे रखी है, तो आयत की चौड़ाई यहाँ पहले से दी हुई है हमको और वो दे रखी है 7 मीटर। अब देखना जब लंबाई आ गई हमारे पास में और चौड़ाई आ गई, यानी हम इसका क्षेत्रफल तो आसानी से निकाल सकते हैं, लेकिन अगर हम आयत का क्षेत्रफल निकालेंगे तो हमारे पास में क्षेत्रफल कितना आएगा, ये वाला आएगा केवल, ठीक है। जो आयत आया था इसका क्षेत्रफल हमारे पास में आ जाएगा, ये वाला एरिया पूरा काउंट हो जाएगा। अब बचेगा क्या इसके बाद में, आयत का क्षेत्रफल तो 13 और 7 से निकल जाएगा और परिमाप भी निकल जाएगा। तो बचा हमारे पास में ये वृत्त, आधा वृत्त तो इधर से बच रहा है, आधा इधर से बच रहा है। तो देखना अगर ये वाली लाइन जो है ये बनाता हूँ मैं अर्धवृत्त, आधा इधर से मैंने बनाया और अगर आधा इधर से बनाया, अगर इसको पूरे को अगर जोड़े तो एक पूरा क्या बन जाएगा, पूरा वृत्त बन जाएगा एक। और इसके बीच वाली जो रेखा है 7 सेंटीमीटर की जो दी हुई है प्रश्न में, अगर हमको पता है ये जो यहाँ पे वृत्त का केंद्र रहता है, ठीक है, और वृत्त के केंद्र से जाने वाली रेखा को हम क्या कहते हैं, व्यास कहते हैं। क्या कहते हैं, व्यास। और जब व्यास का आधा कर देते हैं तो हमारे पास में क्या आ जाती है, उसकी त्रिज्या आ जाती है। अगर मान लो ये 7 सेंटीमीटर की और हम 7 का आधा कर देते तो हमारे पास में क्या आ जाएगी, इस वृत्त की आ जाएगी त्रिज्या, ठीक है। तो इस प्रकार हम लिख लेते हैं यहाँ पे एवं वृत्त की त्रिज्या। तो देखना वृत्त की त्रिज्या के लिए क्या करेंगे, पूरी लंबाई 7 है हमारे पास में और जब इसका आधा करेंगे तो 7 के आधे कितने होते हैं 3.5, यानी वृत्त की त्रिज्या कितनी आ गई हमारे पास में 3.5 मीटर। अब हम क्या करेंगे, वृत्त की त्रिज्या आ गई ना हमारे पास, त्रिज्या को हम आर कहते हैं ना, आर बराबर 3.5 यहाँ लिख लेते हैं। अब अगर ये और ये दोनों मिला दिया हमने और दोनों मिला के अगर इसकी त्रिज्या 3.5 है तो अगर 3.5 की त्रिज्या लेके अगर हम इसको सोल्व करें तो पूरे वृत्त का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो इसका क्षेत्रफल है ना, ये आधा अर्धवृत्त इधर से और अर्धवृत्त इधर से, इन दोनों को मिला के एक ही बना लिया हमने, इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे और इसका आयत का निकल जाएगा। तो टोटल पूरे बगीचे का जो क्षेत्रफल है वो काउंट हो जाएगा, ठीक है। हम यहाँ पे लिखेंगे बगीचे का क्षेत्रफल बराबर, देखना यहाँ पे बगीचे का क्षेत्रफल। तो देखना बगीचे का क्षेत्रफल क्या होगा, तो यहाँ से लिखते हैं हम बगीचे का क्षेत्रफल जो होगा वो होगा आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल प्लस आयत के क्षेत्रफल में हमको क्या जोड़ना है, ये वृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है, वृत्त का क्षेत्रफल। देखना हम यहाँ से अर्धवृत्त, दोनों तरफ अर्धवृत्त बना था और अर्धवृत्त का क्षेत्रफल लेते, इसलिए हमने क्या किया, इससे अच्छा पूरा आधा आधा मिला के पूरा वृत्त बना लिया और उसका क्षेत्रफल ले लिया हमने, ठीक है। अब यहाँ देखेंगे हम इन दोनों का क्षेत्रफल लेके हमको जोड़ना है। तो क्या करेंगे, आयत का क्षेत्रफल, आयत की लंबाई चौड़ाई, तो आयत की लंबाई चौड़ाई ये रहेगी, यहाँ पे लंबाई जो है वो 13 है, ठीक, लंबाई कितनी है यहाँ पे 13 मीटर और चौड़ाई कितनी दे रखी है, तो चौड़ाई ये रहेगी यहाँ पे 7 मीटर है ना आयत की चौड़ाई, ठीक। अब क्या करेंगे, इसमें हम क्या जोड़ देंगे, ये तो हो गया आयत का क्षेत्रफल, इसमें हमको वृत्त का क्षेत्रफल लगाना है, या फिर हम यहाँ पे ये तो लिख ही लिया हमने आयत का क्षेत्रफल लंबाई, तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणित चौड़ाई और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, ये हमको याद होना चाहिए, होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो पाई आर स्क्वायर अगर हम यहाँ पे लगाएं तो पाई और पाई आर स्क्वायर, ठीक है। देखना इससे पहले हम एक बार क्षेत्रफल लिख लेते हैं ताकि आपको याद रखने में अच्छा रहेगा। यहाँ लिख देते हैं हम आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, ठीक है। अगली स्टेप में हम इसको लिखेंगे पूरा लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई करके हम इसमें पाई आर स्क्वायर जब जोड़ देंगे तो हमारे पास में टोटल क्षेत्रफल आ जाएगा। लंबाई कितनी थी 13, चौड़ाई कितनी है 7 प्लस पाई का मान होता है 22/7 और आर कितना है हमारे पास में 3.5, और जब 3.5 का स्क्वायर है तो इसको हम 2 बार लिख लेते 3.5 गुणा 3.5। अब देखना जब 13 का हम गुणा करेंगे 7 में 13 7 कितने होते हैं 91,
प्लस, अब इसको सोल्व करेंगे हम। तो देखना यहाँ पे जब हम पॉइंट हटाएंगे तो जिसे दशमलव हटाते हैं उसके बाद में जितना अंक लिखा हुआ होता है उतने हम शून्य लगा देते, तो 1 0 लग जाएंगे। यहाँ पे भी ऐसा ही होगा, दशमलव हटाएंगे 1 0 यहाँ लग जाएगा। अब ये हो गया ऊपर 35/10 और ये भी 35/10। अब इसको सोल्व करते हैं तो बड़ी आसानी रहेगी हमारे सोल्व करने में, ठीक है। देखना 7 से 35 को कैंसिल करेंगे, 7 एकम 7, 7 पंजे 35, कितनी बार, 5 बार कैंसिल हुआ। इसी प्रकार यहाँ पे करेंगे हम 5 से 10 को कैंसिल करेंगे तो ये 1 बार जाएगा, ये जाएगा 2 बार, ठीक है। अब जब यहाँ से 2 से अगर 22 को कैंसिल करेंगे तो ये 2 एकम 2, ये जाएगा 11 बार, 11 दूना 22। अब क्या करेंगे, 11 का 35 में गुणा करेंगे और उसमें 10 का भाग लगा देंगे, ठीक है। यहाँ से क्या बचा हमारे पास में, यहाँ से बचे 11, 11 गुणा 35 और बटे में इसके 10। देखना यहाँ पे 91 पहले से थे ही सही हमारे पास में, 11 का जब 35 में गुणा करेंगे तो ये आएंगे 5 सेम लिख देते हम पहले, 3 और 5 जुड़ेंगे 8 और बचेंगे 3, है ना, 3 8 5। और जब इसमें हम 10 का भाग लगाएंगे, देखना तो एक अंक छोड़ के हमको दशमलव लगाना है। जब हमने दशमलव हटाया था तो दशमलव के बाद जितने अंक थे उतने जीरो लगाए थे, तो अब सेम इसका उल्टा करेंगे, जितने जीरो हटाएंगे उतने अंक छोड़ के दशमलव लगाएंगे। तो 1 0 था तो इसको हटाएंगे तो यहाँ पे 1 अंक छोड़ के दशमलव लग जाएगा, कितना हो जाएगा 38.5। अब जब इसको इसमें जोड़ेंगे तो 0.5 तो ऐसे ही रहेगा, इधर से क्या बचेगा 8 और 1 9 और 3 और 9, ये हो जाएंगे 12, यानी हो जाएगा 129.5 मीटर। और इसको हम लिखते हैं वर्ग मीटर में, तो इसका स्क्वायर लगा देंगे, हो जाएगा वर्ग मीटर, ठीक है। अब अभी तक क्या आया, ये इसका क्षेत्रफल आया ना, पूरे का एरिया जो है हमने पूरा काउंट कर लिया। अब बचा क्या, बचा बाउंड्री। इसमें 2 चीज़ें पूछ रखी हमसे, बगीचे का परिमाप, वैसे परिमाप पूछा था इसने, पहले हमने क्षेत्रफल निकाल लिया, कोई बात नहीं, लेकिन अब परिमाप भी निकालना पड़ेगा हमको, ठीक है। अब हम निकालेंगे बगीचे का परिमाप, तो यहाँ लिखेंगे हम बगीचे का परिमाप। तो देखना परिमाप निकालने के लिए क्या करेंगे हम, ये जो हमारा पूरा बगीचा था इसमें क्या किया हमने, परिमाप निकालेंगे इसका। तो आयत की लंबाई तो हम ये वाली लेंगे, ठीक है, इतनी आयत की लंबाई ले लेंगे, नहीं यहाँ तक कि जो परिमाप होती है इसकी पूरी बाउंड्री है ना, जो सीमा होती है, हम जो तार लगाते हैं, बाड़ लगाते हैं, उसको हम परिमाप कहते हैं। तो इतनी बाउंड्री तो हम आयत की काउंट करेंगे। और ये बचा वृत्त, ठीक है, ये इधर से आधा वृत्त इधर और अर्धवृत्त इधर, यानी ये टोटल। तो इसमें हम जो वृत्त का परिमाप निकालने के लिए क्या लगाएंगे, वृत्त की परिधि लगाएंगे और यहाँ से हम आयत की दोनों तरफ की लंबाई ले लेंगे, ठीक है। यानी बगीचे का परिमाप निकालने के लिए क्या हो जाएगा, एक तो आयत की लंबाई 2 गुणा आयत की लंबाई, है ना, 2 गुणा आयत की लंबाई हो जाएगी एक, तो प्लस वृत्त की परिधि हो जाएगी, ठीक है, वृत्त की परिधि। तो अब देखना यहाँ पे, जब यहाँ से 2 गुणा आयत की लंबाई करेंगे तो 2, और आयत की लंबाई कितनी है हमारे पास में, आयत की लंबाई हमने सबसे पहले निकाली थी, यहाँ पे ये रह गई 13 मीटर, ये रह गई हमारे पास में आयत की लंबाई, और ये है इसकी चौड़ाई। तो देखना यहाँ पे हमको चौड़ाई की ज़रूरत नहीं पड़ रही, क्यों नहीं पड़ रही, क्योंकि हमको अंदर वाले से कोई काम नहीं, हमको केवल बाउंड्री काउंट करना है ना, हमको इसका निकालना है परिमाप, ये वाला काउंट करना है, केवल बाउंड्री निकालना है। तो आयत की लंबाई तो रह गई हमारे पास में 13, प्लस वृत्त की परिधि होती है 2πr, क्या होती है ये हमको ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है। तो अब यहाँ से 13 में जब 2 का गुणा करेंगे तो हो जाएगा 26, प्लस 2πr को सोल्व करते हैं तो देखना 2 तो ऐसे ही रहेगा, पाई का मान होता है 22/7, और आर हमने पहले से निकाल रखा है, आर ये यहाँ पे निकाल रखा है, ठीक है, 3.5 मीटर लिख देते इसको पहले, ये रह गया हमारे पास में आर। आर को कहाँ रखना है हमको, यहाँ रखना है, ठीक है, आर की जगह 3.5। अब जब यहाँ से हम दशमलव हटाएंगे तो बटे में यहाँ पे भी कितने हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे ना, 1 0 लग जाएगा। अब इसको जब सोल्व करेंगे तो 7 से इसको कैंसिल करते हैं, 7 से जब 35 जाएगा 5 बार, 5 से जब इस 10 को कैंसिल करेंगे, 5 एकम 5, 5 दूना 10, ये जाएगा 2 बार कैंसिल हो जाएगा, 2 से ये 2 पूरे कैंसिल हो जाएंगे, नहीं बचेगा यहाँ पे केवल 22, ठीक है, 26 और 22, और 26 और 22 को जब हम जोड़ेंगे यहाँ से 26 + 22, तो ये टोटल हो जाएंगे हमारे पास में 48, तो ये हो जाएगा 48 मीटर, ठीक है। इस प्रकार बगीचे का परिमाप जो आया वो आया 48 मीटर, यहाँ लिख देंगे हम बगीचे का परिमाप
है ना। इसकी पूरी बाउंड्री जो थी ये टोटल हमने काउंट करी है, ये हमारे पास में 48 मीटर। और बगीचे का क्षेत्रफल, बगीचे का जो क्षेत्रफल आया वो आया है, ये रहेगा यहाँ पे 129.5 वर्ग मीटर, 129.5 वर्ग मीटर। ठीक है, इस प्रकार ये हमारा प्रश्न क्रमांक 3 जो है वो हल हो चुका है। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लेना आप। तो देखना अब हम प्रश्न क्रमांक 4 हल करते हैं। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 4 में दिया हमको, फर्श बनाने के लिए उपयोग की जाने वाली एक टाइल का आकार समांतर चतुर्भुज का है, जिसका आधार 24 सेंटीमीटर और संगत ऊंचाई है उसकी 10 सेंटीमीटर। 1080 वर्ग मीटर क्षेत्रफल के एक फर्श को ढकने के लिए इस आकृति कितनी टाइलों की आवश्यकता है। तो देखना, जैसे मान लो अपने घर पे भी हम टाइलें लगाते हैं, मान लो ये हमारा घर है या ये हमारा घर का फर्श है। ठीक है, और इसमें हमको अगर छोटी छोटी टाइल लगानी है, ठीक है, हमको पता है टाइल तो इसमें बहुत सारी लगती है। फर्श में अगर हमको टाइल लगानी है तो ये जो टाइलें लगाते हैं हमें ना, तो एक टाइल की क्या दे रखी है यहाँ पे, ये दे रखी चौड़ा, एक तो आधार दे रखा है और एक दे रखी इसकी ऊंचाई। ठीक है, एक टाइल की दे रखी। और ये जो पूरा हमारा घर है इसका पूरा क्षेत्रफल दे रखा है। क्षेत्रफल कितना दे रहा है टोटल इसका जो दिया है वो दिया हमको 1080 वर्ग मीटर। और अब इसमें हम टाइलें लगाने के लिए टाइलों की संख्या निकालनी है हमको, ये ऐसी कितनी टाइलों की आवश्यकता है। तो क्या करेंगे, पहले हम टाइल का क्षेत्रफल निकाल लेंगे और जो टाइल का क्षेत्रफल आएगा उसका भाग हम किस में लगा देंगे, फर्श के क्षेत्रफल में लगा देंगे। तो हमको टोटल क्या आ जाएगी हमारे पास में, टाइलों की संख्या आ जाएगी ना। बहुत सरल प्रश्न है। तो इसमें हम लिखते हैं पहले, सबसे पहले दिया है ये जो टाइल है क्या इसका आकार दे रखा है हमको समांतर चतुर्भुज। और समांतर चतुर्भुज का क्या दे रखा है, एक तो दे रखा है इसका आधार और एक दे रखी इसकी ऊंचाई। तो आधार और ऊंचाई से हम क्या निकाल लेंगे, इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे। समांतर चतुर्भुज, या फिर हम लिख सकते हैं यहाँ पे टाइल का आधार, आधार कितना दिया है यहाँ से, ये दिया 24 सेंटीमीटर। ठीक है, और ऊंचाई कितनी दी है हमको, ऊंचाई दी हुई है ये रहेगी यहाँ पे 10 सेंटीमीटर। अब देखना यहाँ लिखेंगे हम समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समांतर चतुर्भुज का, तो देखना समांतर चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है आधार गुणित ऊंचाई। क्या होता है, आधार गुणा ऊंचाई। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालेंगे तो किसका निकल जाएगा, टाइल का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो आधार कितना है, आधार है हमारा यहाँ से 24 सेंटीमीटर और ऊंचाई रह गई हमारे पास में 10, गुणा है ना, गुणा लगाना है यहाँ पे। तो 24 दाम कितने हो जाएंगे, 240 सेंटीमीटर और इसका स्क्वायर हो जाएगा ना। जब क्षेत्रफल निकालते हैं किसी का भी तो वहाँ पे हमको क्या लगाना है, वर्ग सेंटीमीटर। मीटर है तो वर्ग मीटर लगाना है ना, हमेशा वर्ग इकाई में चलता है क्षेत्रफल। अब क्या करेंगे, ये आ गया इसका टाइल का क्षेत्रफल। और घर का जो फर्श का जो क्षेत्रफल है वो तो हमको पहले से दे रखा है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, टाइलों की जो संख्या है, टाइलों की संख्या कैसे निकालेंगे आप, टाइलों की संख्या निकालने के लिए हम जो फर्श का जो क्षेत्रफल है, फर्श का क्षेत्रफल जो है इसमें हम किसका भाग लगा देंगे, एक टाइल का क्षेत्रफल का। टाइलों की संख्या निकालने के लिए फर्श का क्षेत्रफल बटे टाइल का क्षेत्रफल, एक टाइल का है ना, हम चाहते हैं यहाँ पे एक भी लिख सकते हैं, एक टाइल का क्षेत्रफल। तो यहाँ पे जो टोटल जो टाइलें लगाएंगे हम फर्श में उनकी संख्या आ जाएगी हमारे पास में। ठीक है, तो अब देखना यहाँ पे फर्श का क्षेत्रफल कितना दिया हो प्रश्न में, ये दे रखा है यहाँ पे 1080 वर्ग मीटर। और टाइल का जो क्षेत्रफल आया वो कितना आया, ये दिया हमको वर्ग मीटर में और टाइल का आया सेंटीमीटर में। तो देखना क्या हम जो वर्ग मीटर है उसमें भाग सेंटीमीटर का लगा सकते हैं क्या, नहीं लगा सकते हैं। क्यों नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि हमको जब भी अनुपात निकालना रहता है वो बराबर क्वांटिटी चाहिए उसके लिए। या तो हम 1080 को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लें या फिर हम 240 को मीटर बना लें। तो हमेशा हमको क्या करना है कि मीटर को सेंटीमीटर में बदलना है। तो देखना चूँकि एक वर्ग मीटर में कितना होता है, 100 गुणा 100 वर्ग सेंटीमीटर होते हैं ना, ये बात हमको ध्यान रखना है।
क्योंकि यहाँ पे वर्ग लगा हुआ है इसलिए हमको 100 का डबल बार गुणा करना पड़ेगा। अगर ये नहीं होता तो सिंपल 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो यहाँ क्या करेंगे हम 1080 गुणा 100 गुणा 100, ठीक है, 2 बार 100 का गुणा कर देंगे। और यहाँ पे कितने हैं 240 है ही सही पहले से। अब इसको हम कैंसिल कर लेते, जो बचेंगे वो हमारे आंसर आ जाएंगे, ठीक है। यहाँ से कैंसिल करते, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा, बचे हमारे पास में 24, ठीक है। इसको अगर पूरे को एक साथ में लिखे गुणा करके दिए हो जाएगा 1080, 2 0 है और 1 0 है, यानी 3 0 लग जाएंगे, 1 2 और 3, और बट्टे में बचे हमारे पास में 24। अब जैसे हम 24 का भाग लगाएंगे इसके अंदर हमारे आंसर आ जाएंगे डायरेक्टली, ठीक है। 24 से कैंसिल करेंगे तो देखना 10 तो आते नहीं, 3 संख्या लेंगे हम, 24 का पहाड़ा बोलेंगे, 24 दूना 48, 24 या 72, 24 चौक 96, 24 5 120 होते हैं, तो 4 बार कैंसिल करेंगे, 24 चौक 96, बचे कितने 4 और 8, 12 बचे हैं ना। जब 0 के आगे 12 लगेंगे हो जाएंगे 120, 24 5 120, उसके बाद में 3 0 ऐसे कैसे लगा देंगे 45,000। तो टोटल इसमें टाइलों की कितनी टाइलों की ज़रूरत पड़ेगी हमको, 45,000 टाइलों की ज़रूरत पड़ेगी। ओके, यहाँ लिख देंगे हम 45,000 टाइलें। तो देखना समझ में आया होगा आपको, ये हमारा फर्श था और इसमें जो टाइल लगी हुई थी, एक टाइल की जो है आधार और ऊंचाई दे रखा था हमको, ये आधार और ऊंचाई, इससे हमने क्या किया एक टाइल का क्षेत्रफल निकाल लिया। और जब टाइल का क्षेत्रफल आ गया तो उसमें उसका भाग हमने किस में लगा दिया, ये पूरे फर्श के क्षेत्रफल में लगा दिया। इस प्रकार इस टाइलों की टोटल संख्या आ गई, वो कितनी है 45,000। समझ में आया होगा आपके, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लेना इसका। ओके, देखना अब हम 11.1 का आखिरी प्रश्न क्रमांक 5 हल करेंगे। एक चींटी किसी फर्श पर बिखरे हुए विभिन्न आकारों के भोज्य पदार्थ के टुकड़े के चारों ओर घूम रही है और भोज्य पदार्थ के किस टुकड़े के लिए चींटी को लंबा चक्कर लगाना पड़ेगा। देखना आप चक्कर चींटी लगा रही है वो भी हमको बताना है ना। तो क्या करेंगे यहाँ पे कि तीनों आकृतियाँ बनी हुई है तो इनका परिमाप निकालेंगे। देखना चींटी चक्कर कहाँ लगाएगी, हमेशा ये जो आकृति इसके बाहर चक्कर लगाएगी ना, तो इसका हमको क्या निकालना पड़ेगा, परिमाप निकालना पड़ेगा। क्योंकि अगर इसका क्षेत्रफल निकालें तो क्षेत्रफल नहीं निकालना है हमको, क्षेत्रफल तो अंदर है और चींटी चक्कर कहाँ लगाएगी, बाहर की तरफ लगाएगी। सबसे पहले हम आकृति ए का परिमाप निकालेंगे, ठीक है, हम निकालेंगे इसका परिमाप। तो देखना परिमाप कैसे निकालना है हमको वो देखते हैं हम यहाँ पे। अगर इस आकृति का परिमाप निकालना है, ये बना हुआ है यहाँ पे अर्धवृत्त, देखना ये ऐसा अर्धवृत्त बना हुआ है, ठीक है। अगर मैं आधा वृत्त और बना दूँ तो ये बन जाएगा पूरा वृत्त, ठीक है। और यहाँ पे अगर इसका केंद्र है तो केंद्र से जाने वाली रेखा क्या कहलाती है, पूरी जो रहती है वृत्त में दोनों तरफ टच करती है, इसको हम कहते हैं व्यास। और जब व्यास का हम आधा कर देते तो ये हो जाती है इसकी त्रिज्या हो जाती है, ठीक है। मान लो अगर 2.8 है और 2.8 का अगर हम कर दें तो ये हो जाएगा 1.4, ठीक है, 1.4 इसकी क्या हो जाएगी, त्रिज्या हो जाएगी। हमको पता है कि वृत्त का जो परिधि, वृत्त की परिधि होती है 2πr, ठीक है, वृत्त की परिधि क्या होती है 2πr होती है, 2πr। तो अब देखना एक तो हम लगा देंगे इसकी परिधि, तो परिधि में हमको कितना परिमाप मिलेगा, सिर्फ ये अर्धवृत्त का परिमाप मिलेगा, ठीक है। अब ये 2.8 बचा रहेगा, लेकिन ये वृत्त कितना है, अर्धवृत्त, आधा वृत्त ही है, तो हम इस 2πr को क्या कर देंगे, आधा कर देंगे। परिधि तो निकालेंगे हम, लेकिन अगर 2πr निकालेंगे तो ये पूरे वृत्त की परिधि निकलती है। तो हमको कितनी चाहिए, इसकी आधी चाहिए, तो हम यहाँ पे बटा 2 कर देंगे, जिसके बटे में 2 लगाते हैं उसका आधा हो जाता है। और प्लस इसमें हम क्या कर देंगे 2.8 को जोड़ देंगे, ठीक है। आर हमने इसमें पहले से निकाल लिया है, आर जो आया है वो हमारा आया है 1.4 है ना। ये होता है त्रिज्या बराबर व्यास बटे 2, ठीक है, त्रिज्या बराबर क्या होता है व्यास बटे 2, यानी व्यास का आधा। तो देखना 2πr को अगर हम सोल्व करें तो 2 से 2 तो पहले ही कैंसिल हो रहा है, 22 मतलब 22/7 पाई का मान, और आर का मान कितना है ये 1.4 गुणा 1.4, और प्लस कितने जोड़ना है हमको इसमें 2.8 जोड़ना है। तो देखना अगर 7 से हम 1.4 को कैंसिल करें तो ये जाएगा 0.2 बार, ठीक है। 7 दूना 14 होते हैं, और हम क्या करेंगे यहाँ पे एक अंक छोड़ के दशमलव, तो यहाँ पे भी एक अंक छोड़ के हम दशमलव लगा देंगे, हो जाएगा 0.2। अब हम क्या करेंगे, जब 22 का गुणा 2 में करेंगे, देखना 22 का गुणा हम करेंगे 0.2 में, तो 22 दूना 44 होते हैं, और एक अंक छोड़ के दशमलव लगाएंगे, कितना हो जाएगा 4.4, प्लस इसमें क्या जोड़ देंगे 2.8 को जोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा 4.4 और 2.8, यानी 8 और 4 12 के 2 हासिल का 1, 4 और 2 6 और 1 7, कितने हो जाएगा 7.2 मीटर।
यानी आकृति ए की परिधि कितनी आई 7.2 मीटर। अब हम आकृति बी की परिधि निकालते हैं, ठीक है। ये यहाँ पे सेंटीमीटर में दिया हुआ तो सेंटीमीटर लिखते हैं यहाँ पे, है ना, ठीक है। अब देखना यहाँ पे, तो ठीक है, अब हम बी वाले आकृति की परिमाप निकालेंगे, ठीक है। तो जब बी वाली आकृति का परिमाप निकालेंगे क्या करेंगे यहाँ पे, इसकी भी देखना, इसमें क्या क्या है, एक तो ये अर्धवृत्त बना हुआ है, मतलब इसमें भी हमको वृत्त की परिधि तो निकालना ही है, और वृत्त की परिधि को यहाँ पे भी आधा करना है। क्यों करना है, क्योंकि वृत्त जो है वो आधा ही है हमारे पास में, अर्धवृत्त ही है। तो हम यहाँ पे भी लगाएंगे 2πr/2 इसका आधा, और प्लस इसमें जोड़ेंगे क्या वो देखते हैं हम। तो देखना जोड़ेंगे हम इसमें, एक तो जोड़ेंगे 1.5, ठीक है। तो 1.5 अगर इधर से इसकी चौड़ाई है तो इधर भी कितनी होगी, यही होगी 1.5, क्योंकि एक तरफ से बना हुआ है आयत। और ऊपर ये वाली जो लंबाई ये इसने दे रखी 2.8, तो यहाँ पे लिख देते हैं हम 2.8, ठीक है। अब इसको सोल्व कर लेते हैं। तो यहाँ देखेंगे हम 2 से 2 तो पहले ही कैंसिल हो गए, बचे क्या, πr, पाई का लिखेंगे 22/7, और r 2.8 है, व्यास अगर 2.8 है तो इसकी भी त्रिज्या यही होने वाली है 1.4, तो यहाँ रख देंगे हम 1.4 प्लस 1.5 प्लस 1.5 प्लस 2.8। देखना ये 2.8 क्यों रखा हमने, ये वाली लंबाई है 2.8, ठीक है। और इसकी क्या हुआ, ये अर्धवृत्त है, अर्धवृत्त की परिधि, अर्धवृत्त की जो है त्रिज्या निकाल ली हमने 1.4 पहले ही। अब इसको यहाँ से सोल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 0.2 होगा। वापस से देखना, अभी किया था हमने 7 का जो भाग किया था 1.4 में, वापस से 0.2 का जब 22 में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 4.4 प्लस 1.5 प्लस 1.5 प्लस 2.8। अब इसको क्या करना है, हमको जोड़ के लिखना है बस 8, ठीक है। 8 और यहाँ से 5, यहाँ से भी 5, 8 और 5 हो जाएंगे 13, 13 और 5 हो जाएंगे 19, 13 और 5 हो जाएंगे 18, 18 में 4 जोड़ेंगे हो जाएंगे 22, 22 के 2 हासिल के बचेंगे 2, 2 और 2 4, 5 6, 6 और 4 हो जाएंगे 10, तो दशमलव लगा देना और यहाँ लिख देंगे हम 10.2 और ये सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसका जो परिमाप आया वो कितना है, 10.2 सेंटीमीटर। अब एक और आकृति बच रही है हमारे पास में, इसका निकाल लेते हैं, ठीक है, आकृति सी वाली। अब देखना इसमें क्या क्या दिया हुआ है हमको, इसमें भी एक तो हमको दे रखा है ये अर्धवृत्त दे रखा है, इसकी परिधि लगानी पड़ेगी हमको, और ये जो लाइनें दे रखी है, और इनका माप तो इसने पहले से दे रखा 2-2 सेंटीमीटर, हमको केवल जोड़ देना उसके अंदर। क्या करेंगे, यहाँ लगाएंगे हम 2πr/2, देखना ये आधा ही लगाना है क्योंकि इसमें भी अर्धवृत्त है, अर्धवृत्त है तो मतलब अर्धवृत्त की आधी परिधि बटे 2 प्लस यहाँ पे 2 प्लस 2, यहाँ 2 से 2 कैंसिल, पाई का मान वही 22/7, आर का मान वही हमारे पास में 1.4, 2.8 का आधा है ना, 2.8 का अगर आधा करें तो वही आएगा 1.4। अब प्लस यहाँ से 2 प्लस 2, अब देखना है वही 7 से जब इसको कैंसिल करेंगे ये आएगा 0.2, 22 में जब 0.2 का गुणा करके और ये दोनों 2 जोड़ेंगे, 2 और 2 हो जाएंगे 4, 22 में 0.2 का गुणा करेंगे ये आएगा 4.4, और यहाँ से बचा है हमारे पास में 4, ठीक है। 4.4 में जब 4 को जोड़ेंगे ये हो जाएगा 8.4 सेंटीमीटर। अब देखना प्रश्न में पूछा गया था कि चींटी सबसे लंबा चक्कर कहाँ लगाएगी, यानी जिसका परिमाप सबसे अधिक आएगा चींटी वहाँ पे लंबा चक्कर लगाएगी। देखना इसका आया 7.2, इसका आया 10.2 और इसका आया 8.4, तो वैसे दिख रहा है हमको सबसे ज़्यादा किसका आया, ये आकृति बी का आया 10.2, तीनों से ज़्यादा है इस वाली आकृति का, यानी इसका चक्कर जब लगाएगी चींटी तो उसको सबसे लंबा चक्कर लगाना पड़ेगा। हम लिख देंगे यहाँ पे अतः चींटी को भोज्य पदार्थ के किस टुकड़े के लिए, तो हम लिख देंगे अतः भोज्य पदार्थ के बी आकृति बी के टुकड़े के लिए चींटी को सबसे लंबा चक्कर लगाना पड़ेगा, है ना। देखना इसको तो वैसे थोड़ा शॉर्ट भी लिख सकते हैं, ये बहुत बड़ा हो गया है चक्कर लगाने का, चक्कर लगाना
पड़ेगा। इसको हम डायरेक्टली लिख सकते हैं, आकृति बी के टुकड़े का सबसे लंबा चक्कर लगाना पड़ेगा चींटी को, ठीक है। तो इस प्रकार हमने 11.1 जो है वो पूरा हल कर लिया है। तो चींटी का जो चक्कर लगाना है वो पसंद आया आपको तो लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करें, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब भी करें, ठीक है। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।